वेलकम टू पीसी इकोनॉमिक्स क्लासेस। एकाधिकार के अंतर्गत कैसे प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है, निर्धारण कैसे होता है, ये हम इसमें देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एकाधिकार मोनोपोली का आउटपुट और प्राइस का डिटर्मिनेशन या संतुलन, एकाधिकार का संतुलन टीआर और टीसी कर्व के माध्यम से टीआरटीसी कर्व के माध्यम टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के माध्यम से किस प्रकार से प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है। इसके बाद अब हम इसमें इस वीडियो में देखेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट विधि के द्वारा फर्म का संतुलन किस प्रकार से होता है, एकाधिकारी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे केवल हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के माध्यम से इक्विलिब्रियम देखेंगे, एकाधिकार का प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन देखेंगे, किस प्रकार से निर्धारण होता है, अल्पकाल में किस प्रकार से एकाधिकारी का संतुलन होगा और दीर्घकाल में किस प्रकार से एकाधिकारी फर्म का संतुलन होगा। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि फर्म एक ही होता है, इसीलिए हम इसको एकाधिकार कहते हैं। किसी एक वस्तु का जो विक्रेता होता है या उत्पादक होता है, एक ही फर्म होता है, उस वस्तु को बनाने वाली फर्म एक ही है, तो इसलिए हम जो फर्म है वही इंडस्ट्री होता है और इंडस्ट्री ही फर्म होता है। तो चूंकि एक ही फर्म है इसीलिए ये इंडस्ट्री कहलाती है और यही कारण है कि उत्पादक और कीमत का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। किसी भी मार्केट में किसी भी फर्म का जो उद्देश्य होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि वो अपने प्रॉफिट को, लाभ को कैसे अधिकतम कर सके और इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कैसे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के माध्यम से हम एकाधिकारी के प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं थ्रू द पिक्चर डायग्राम। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट विधि क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त होने वाला आय मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के माध्यम से हम कैसे इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है, कोई भी फर्म, एकाधिकारी फर्म कैसे इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है। और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बारे में हमने जब कॉस्ट पढ़ाया है या आगम रेवेन्यू पढ़ाया है, ये दोनों वीडियो पहले के हैं, इसमें आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का मतलब यह है कि उत्पादक या एकाधिकारी का इक्विलिब्रियम संतुलन वहां पे होगा जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए। अर्थात जब कोई भी उत्पादक उत्पादन शुरू करता है तो वो अपने एक अतिरिक्त इकाई पर लगने वाले कॉस्ट और उसके विक्रय से उसे प्राप्त होने वाले रेवेन्यू की तुलना करता है। यदि कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से तो वो उत्पादन बंद कर देगा, उत्पादन नहीं करेगा। यदि कॉस्ट कम है रेवेन्यू से, ठीक है, तो उत्पादन करेगा। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कम है मार्जिनल रेवेन्यू से तो उत्पादन को बढ़ाएगा, तब तक बढ़ाएगा जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ करके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर ना आ जाए। यदि मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू के तो वो आउटपुट को घटाएगा, आउटपुट को तब तक घटाएगा जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट घटते घटते बराबर ना आ जाए मार्जिनल रेवेन्यू के। कुल मिला के उत्पादन और कीमत का निर्धारण अर्थात फर्म के संतुलन का निर्धारण वहां होगा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। हमने टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के माध्यम से भी यही चीज देखी थी कि जहां पे टोटल रेवेन्यू का स्लोप टोटल कॉस्ट के स्लोप के बराबर होता है वहीं पे फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो टोटल रेवेन्यू का स्लोप और टोटल कॉस्ट का स्लोप, टोटल रेवेन्यू का स्लोप दिखाता है मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट का स्लोप दिखाता है मार्जिनल कॉस्ट, और ये दोनों बराबर होंगे। तो वहां भी यही कुल मिला के कंडीशन रहता है, लेकिन हम वहां पे टोटल रेवेन्यू कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व के माध्यम से समझते हैं कैसे होता है। यहाँ पे हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के माध्यम से फर्म का इक्विलिब्रियम को सिद्ध करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसका उत्पादन और कीमत का निर्धारण होगा, अर्थात उसका संतुलन कहाँ होगा। तो जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा वहां पे होगा। अब इसको आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो अल्पकाल में और दीर्घकाल में दो अवधि में यहाँ पे हम
फर्म के संतुलन को देखेंगे, यानी कि एकाधिकारी को देख के संतुलन को देखेंगे। मोनोपोली या एकाधिकारी जो फर्म है उसके उत्पादन को देखेंगे अल्पकाल में और दीर्घकाल में। तो हम पहले शुरू करते हैं अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म की संस्थिति या उत्पादन या मूल्य निर्धारण कैसे होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अल्पकाल में कोई भी फर्म कॉस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमने ये चर्चा कर रखी है। अल्पकाल में केवल दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं अल्पकाल में, क्योंकि समय कम होता है फर्म के पास। वेरिएबल कॉस्ट में ही परिवर्तन होता है, वेरिएबल फैक्टर में ही परिवर्तन होता है, जैसे लेबर हो गया, है ना, लेबर हो गया या कच्चे माल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो इस तरह के बिजली हो गया। तो इस तरह के वेरिएबल जो फैक्टर होते हैं उसमें परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, इनको इसमें वृद्धि करके बढ़ाई जा सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट में, फिक्स्ड वेरिएबल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए अल्पकाल में उत्पादक अपने बहुत सारे सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता है, केवल कुछ ही वेरिएबल फैक्टर्स में ही परिवर्तन कर सकता है। और वही कारण है कि एकाधिकारी को अल्पकाल में असामान्य लाभ की स्थिति भी प्राप्त हो सकती है, हानि भी हो सकती है और सामान्य लाभ की स्थिति भी प्राप्त हो सकती है। तो इसे हम वन बाय वन करके अल्पकाल में फर्म के संतुलन को देखेंगे। तीन स्थितियां हैं। तीन स्थितियां में एक है एब नॉर्मल प्रॉफिट या असामान्य लाभ, एब नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा है लॉस की स्थिति। तीसरा है नॉर्मल प्रॉफिट। ये तीन स्थितियां ही प्राप्त हो सकती हैं अल्पकाल में। तो अल्पकाल में संतुलन कैसे होगा, ये तीन स्थितियों में अलग अलग, इसको हम आगे देखते हैं। असामान्य लाभ की स्थिति तब होगी जब एकाधिकारी का जो औसत आय है या जो कीमत है वो ज़्यादा हो एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, असामान्य के लाभ की स्थिति में, पहली स्थिति में एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के से ज़्यादा होगा तो फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। चित्र के माध्यम से इसको हम दिखा सकते हैं। SAC का मतलब होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, SMC का मतलब होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि S लगने का मतलब ये है कि ये अल्पकालीन लागतों से संबंधित बात हो रही है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि ये नीचे गिरता हुआ होता है, AR यही मांग वक्र होता है, डिमांड कर्व होता है। मार्जिनल रेवेन्यू इसके ठीक आधी दूरी पर नीचे गिरता हुआ होता है। आधी दूरी पे क्यों नीचे गिरता है, ये हम जब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच संबंध को पढ़ाए हैं तो उसमें आप जाकर देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये आधी दूरी पे नीचे इसके क्यों स्थित होती है। तो इसमें संतुलन कहाँ होगा, संतुलन ई बिंदु पर होता है। ई बिंदु पर क्यों होता है, ई बिंदु पर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व को काटती हुई जाती है। एक मिनट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व को काटती हुई जाती है, इसलिए यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है ई बिंदु पर। और इसके पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी देखा था कि इक्विलिब्रियम वही होगा जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा और वो होगा ई बिंदु पर, क्योंकि ई बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये अल्पकालीन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऊपर की ओर जा रही है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो एक सीधी रेखा नीचे की तरफ गिरता हुआ है, ये दिखाता है कि ई बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ई बिंदु पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। और एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऊपर की ओर उठता हुआ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को काटे, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में भी हम देखते हैं कि जैसे ये वक्र है, पूर्ण प्रतियोगिता की हम बात कर रहे हैं, जो MR वक्र है वो एक सीधी रेखा होता है पूर्ण प्रतियोगिता में और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऐसे काटती हुई जाती है। और मान लो ये एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, तो ये दो जगहों पे MR को काटता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यहाँ पर भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा और यहाँ पर भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। तो इस E1 वाले बिंदु पर, ये मान लो E बिंदु है, तो E1 वाले बिंदु पर इक्विलिब्रियम होगा, न कि यहाँ पर, क्योंकि चूंकि यहाँ भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, फिर भी यहाँ पर E बिंदु पर संतुलन नहीं होगा। Q1 उत्पादन होगा और संतुलन E1 पर होगा, क्योंकि हमने पहले देखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू
मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो ई पर बराबर है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व की स्लोप जो है वो कम है और नीचे गिरता हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे गिरता हुआ तो, और E2 पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व की स्लोप ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से, पहली बात। दूसरी बात, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता हुआ हो। तो हमेशा ये याद रखना है कि कहीं भी जब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व काटता है तो वो नीचे से ऐसे काटता हुआ हो मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो वहां पे संतुलन होगा, न कि यहाँ पे मान लो ये कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ भी काट रहा है, तो यहाँ भी मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ भी मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ भी मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ भी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, यहाँ भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से काटता हुआ ऊपर जाए, जो कि यहाँ पे हो रहा है, नीचे से काटता हुआ ऊपर बढ़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ई बिंदु पर संतुलन स्थापित होगा और यहाँ पे कीमत का निर्धारण होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बारे में यहाँ पे दिखाया भी गया है, संस्थिति उत्पादन यहाँ पे बताया गया ओ क्यू होगा। यहाँ से हम एक सीधी रेखा नीचे डालेंगे तो ये क्यू पर आकर मिलेगा, और उत्पादन की मात्रा जो कि नीचे दिखाई जाती है ये ओ क्यू उत्पादन की मात्रा होगी, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है संस्थित उत्पादन की मात्रा। कीमत कितना निर्धारण होगा, तो यहाँ से हम एक ई बिंदु से एक ऊपर रेखा ले जाएंगे और ए आर बिंदु को जहाँ पे टच करेगा वहां से एक सीधी रेखा वाई एक्सिस पे डालेंगे, ये वाई एक्सिस है, तो हमें पता चल जाएगा कि कीमत का निर्धारण कितना होगा। तो कीमत निर्धारण ओपी होगा या ओके, दोनों बराबर है। ओके इसको ले लो या इसको ले लो, क्यू के या ओपी दोनों क्या है, एवरेज रेवेन्यू है या कीमत का निर्धारण होगा, ठीक है। और कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट कर्व ये है एस ए सी कॉस्ट कर्व, ये जान रही एफ बिंदु पर इसको कट करेगी, यहाँ से जब एक रेखा ऊपर ले जाएंगे तो एफ बिंदु पे उसको टच करेगी, तो यहाँ से हम एक रेखा डालेंगे वाई एक्सिस पे, तो ये बी ओ या ओ बी क्या होगा, ओ बी एवरेज कॉस्ट होगा, यानी कि प्रति इकाई लागत होगा। तो प्रति इकाई लाभ कितना होगा, तो प्रति इकाई लाभ पी बी के बराबर होगा, यहाँ पे जैसे दिखाया गया पी बी के बराबर प्रति इकाई लाभ होगा, प्रॉफिट प्रति इकाई पीबी होगा। कुल यदि पीबी कुल लाभ कितना होगा, तो पीबी में गुणा कर देंगे ओक्यू का या बीएफ का, ठीक है। पीबी गुणा ओक्यू, मात्रा में हम प्रति इकाई लाभ का गुणा कर देंगे तो हमें पता प्राप्त हो जाएगा पी के एफ बी, यानी कि ये छायांकित भाग उसके टोटल प्रॉफिट को दिखाएगा, टोटल प्रॉफिट को व्यक्त करेगा ये छायांकित भाग। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा उसका कुल लाभ। ये असामान्य लाभ को दिखाता है जहां पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हानि की स्थिति में क्या होता है, हानि की स्थिति में कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा रेवेन्यू से, यानी कि एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट के ठीक उल्टा इसमें होता है एवरेज रेवेन्यू। एक लतीफा, एक लड़के को जब पुलिस वालों ने पकड़ा, वो साइबर क्राइम करता था। साइबर क्राइम हम सब जानते हैं कि फ़ोन के द्वारा दूसरे व्यक्ति को फ़ोन करके उसका अकाउंट नंबर लेना और उसके अकाउंट से पैसे उड़ा लेना। तो जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उससे पूछा कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है दूसरों के पैसे चुराते हुए? तो उसने कहा कि सर आती है, शर्म बहुत आती है। जब कोई अपना अकाउंट की जानकारी देने से मना कर देता है तो बहुत शर्म आती है। तो लॉस की स्थिति कहाँ होगी, लॉस की स्थिति वहां होगी जहां पर एवरेज कॉस्ट अधिक हो जाएगा, यानी कि लागत अधिक हो जाएगी और आय कम हो जाएगी, तो निश्चित रूप से उसको हानि की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। चित्र के माध्यम से इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये एवरेज रेवेन्यू जो कि मांग वक्र को भी दिखाता है, डिमांड कर और मार्जिनल रेवेन्यू इसके नीचे होगा। एवरेज कॉस्ट
कर्व दिखाया गया। शॉर्ट रन SAC का मतलब अल्पकालीन एवरेज कॉस्ट। ये चूंकि हम अल्पकाल में 3 स्थितियों की बात कर रहे हैं, हानि की स्थिति की बात कर रहे हैं अभी, और उसी से संबंधित अल्पकालीन मार्जिनल कॉस्ट। ये दोनों मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है जो कि मार्जिनल कॉस्ट के, जो कि प्राइमरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम के फर्म की। तो फर्म का उत्पादन कितना होगा, यहाँ से एक सीधी रेखा नीचे डालेंगे और हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा ई बिंदु पर। और उत्पादन, इक्विलिब्रियम उत्पादन कितना होगा, OQ होगा। किस कीमत पर बेची जाएगी, तो ये रेखा ऊपर को ले जाएंगे तो AR वक्र पर जाकर के यहाँ से एक रेखा हम जब इस पे डालेंगे Y अक्ष पर, तो ये OA कीमत निर्धारण हो जाएगा, यानी कि प्रति इकाई कीमत, यानी कि AR बराबर कितना हो जाएगा OA। और लागत वक्र पे हम जाएंगे, इसको और ऊपर उठाएंगे तो लागत वक्र यहाँ मिलेगा मुझे। तो यहाँ पर एक रेखा हम जब सीधे Y एक्सिस पे डालेंगे तो P प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एवरेज कॉस्ट कितना होगा OP। चूंकि OP इज ग्रेटर देन OA अर्थात AC इज ग्रेटर देन AR, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रति इकाई लॉस होगा। और लॉस कितना होगा प्रति इकाई AP। ये AP यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं AP इतने के बराबर प्रति इकाई लॉस हो रहा है, क्योंकि AR से AC ऊपर स्थित है। जब भी AR वक्र एवरेज रेवेन्यू वक्र से ऊपर स्थित हो तो निश्चित रूप से हानि होने वाली है। तो यहाँ पे हम AC वक्र को ऐसा खींचे हैं जो AR वक्र से ऊपर स्थित है, तो ये CB प्रति इकाई हानि है या PA प्रति इकाई हानि है। कुल हानि को यदि प्रति इकाई हानि से गुणा कर दें, PA से गुणा कर दें कुल उत्पादन में, तो हमें कुल हानि PABC या CBAP एक ही बात है, BC में गुणा कर दिए हैं। ये प्रति इकाई हानि BC इक्वल टू PA या AP एक ही बात है, ये इसके बराबर होगा। तो कुल हानि कितना हो जाएगा, ये छायांकित भाग जो ये दिखाया गया, ये टोटल लॉस की स्थिति होगी। ये फर्म को कुल हानि की स्थिति उठानी पड़ सकती है अल्पकाल में। नेक्स्ट, अब हानि की स्थिति भी कितनी हानि की स्थिति को वो एब्जॉर्व कर सकता है फर्म, एक अधिकारी किस हद तक हानि को झेल सकता है, हानि में रहते हुए अपने उत्पादन को जारी रख सकता है, और हानि को यह सोचते हुए वो अपने ऊपर ले सकता है कि हम भविष्य में उसको कवर कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। उसके लिए हमने पूर्ण प्रतियोगिता में ये इस पर एक पूरी डिटेल में व्याख्या दिया हुआ है, और उसमें ये बताया गया है कि जब तक फर्म को टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट जब तक उसको मिलता रहेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे, बात एक ही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब तक उसको कीमत के बराबर होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब तक कीमत के बराबर होगी, तो तब तक वो अपने उत्पादन को हानि की स्थिति में भी जारी रख सकती है। यानी कि प्राइस जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर या इससे अधिक हो, तभी तक वो हानि की स्थिति में भी उत्पादन जारी रख सकती है। यदि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो गया प्राइस के, यानी कि प्राइस कम हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो निश्चित रूप से वो उत्पादन को बंद कर देगी, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी वो फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को झेल रही है। अब वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को के हानि को भी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी उसमें अब प्लस करना होगा, तो ऐसी स्थिति में वो उत्पादन बंद कर देगी। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम यहाँ पे थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ हम केवल इतना कह रहे हैं कि जब तक मूल्य ABC या औसत परिवर्तनीय लागत से ऊपर होगा, फर्म हानि पर उत्पादन करती रहेगी। यदि मूल्य इससे नीचे आया तो फर्म प्लांट को बंद कर देगी, यद्यपि उद्योग में बनी रहेगी। उद्योग में बनी रहेगी मतलब उद्योग तो वही है, तो फर्म एक ही है, तो एक ही फर्म वही उद्योग है, तो वो फर्म उत्पादन बंद कर देगी जैसे ही प्राइस उसका कम हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो वो निश्चित रूप से उत्पादन को बंद कर देगी, उत्पादन नहीं करेगी। इसको चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। किस प्रकार से,
इसमें चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को यहाँ से, और ये एवरेज कॉस्ट हो गया। हम जानते हैं कि एवरेज कॉस्ट टोटल एवरेज कॉस्ट को दिखाता है, ये टोटल TAC, टोटल एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होता है। कारण ये है कि एवरेज कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट, इसको इसलिए कहते हैं कि एवरेज कॉस्ट ये जोड़ होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का जोड़ होता है। तो इसीलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन के साथ साथ क्या होता है, घटता जाता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटता जाता है, यही कारण है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपस में नज़दीक होते जाते हैं। तो यहाँ से देख रहे होंगे इसके पहले दूरी इतनी है, और जैसे जैसे नज़दीक हो रहे हैं दूरी घटती जा रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के दूरी घटती जा रही है। हालांकि ये कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है, ये दूर रहेंगे। तो ये था इसके बारे में कंसेप्ट थोड़ा सा समझाने के लिए। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ये है, एवरेज कॉस्ट ये है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये है। इक्विलिब्रियम की शर्त वही रहेगी जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बराबर होगा, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट कर्व को मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट कर्व कट करेगा, ई बिंदु पे कट कर रहा है। उत्पादन कितना होगा, तो OQ उत्पादन होगा। और कीमत निर्धारण कैसे होगा, तो कीमत निर्धारण AR के द्वारा होगा, पहले से हम देखते आ रहे हैं, यानी कि कीमत निर्धारण होगा OP। प्राइस कितना होगा, प्राइस होगा चित्र में OP, प्राइस हो गया। अब इस कीमत पर, इस उत्पादन के स्तर पर वेरिएबल कॉस्ट कितना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ से हम रेखा को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक ले जाएंगे, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को B पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पे जब हम एक रेखा खींचेंगे तो देखेंगे कि OA एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो निश्चित रूप से प्राइस ऊपर है, OP इतना है, OA इतना है, यानी कि प्राइस ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है। तो इसलिए उत्पादन होगा, उत्पादन करा जाएगा, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हालांकि उत्पादक को तो हानि हो रही है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट देखें तो AC कर्व यहाँ C पर मिलता है हमें, इस रेखा को और ऊपर ले जाएंगे तो C पे AC एवरेज कॉस्ट मिलता है। और एवरेज कॉस्ट किसके बराबर है, तो एक रेखा खींचकर यहाँ से हम जान सकते हैं OD, एवरेज कॉस्ट किसके बराबर है, OD। एवरेज कॉस्ट OD निश्चित रूप से प्राइस से ज़्यादा है, यानी कि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू के, एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस है, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है, यानी कि कुल मिलाकर के लॉस की स्थिति में है। कितना लॉस की स्थिति में है, तो इतना DP प्रति इकाई लॉस कितना हो रहा है, DP। तो DP प्रति इकाई लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी उत्पादन जारी रखेगा, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसको प्राप्त हो जा रहा है OA के बराबर, जो कि प्राइस से ज़्यादा है। OA के बराबर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त हो जा रहा है, बल्कि प्राइस उससे भी ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो उसे फिक्स्ड कॉस्ट DP के बराबर लॉस हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट DP के बराबर लॉस हो रहा है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट DA है, ठीक है। DA में DP के बराबर तो प्राप्त हो जा रहा है उसे, DP के बराबर लॉस हो रहा है, और PA के बराबर उसे कीमत के रूप में प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। ये कीमत यहाँ तक प्राप्त हो रहा है, तो PA के बराबर तो उसे फिक्स्ड कॉस्ट प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ तक OA के बराबर तो वेरिएबल कॉस्ट ही है, और AP तक फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट तो DA तक है, DA टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। इसमें PA तक उसको प्राप्त हो जा रहा है कीमत के अंदर ही, DP जो कीमत के बाहर है वो उसे प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसे वो झेल सकता है और उत्पादन जारी रख सकता है, यह सोचकर कि भविष्य में वो उसे कंप्लीट कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो ये उसे यहाँ पे लॉस हो रहा है जो फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में है, और ऐसी स्थिति में उत्पादन जारी रखेगा। यदि कीमत OP न होकर OA के नीचे आ जाए, जो कि ये वेरिएबल कॉस्ट को प्राप्त दिखा रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को दिखा रहा है OA, यदि कीमत उसके भी नीचे आ जाए, तब ऐसी स्थिति में उत्पादक उत्पादन तुरंत बंद कर देगा और
उत्पादन नहीं करेगा। जब तक कीमत ओ ए से ऊपर रहेगा, ओ ए से ऊपर रहेगा जो कि है ओपी है, तो उत्पादन जारी रखेगा। इसका यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे दिखाया गया है वो नोट है, नोट्स बुक में आप नोट कर सकते हैं और पूरा नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स ही बनाया गया है, तो इसको आप उसमें मेंशन करते चलें, नोटबुक बनाते चलें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरी स्थिति, सामान्य लाभ की स्थिति। सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। यानी कि जितना उसे आगम मिल रहा है वो उसके लागत के बराबर है, यानी कि जितना लागत उसका लगा है उत्पादन में, वो उसे आगम के रूप में प्राप्त हो जा रहा है, रेवेन्यू के रूप में प्राप्त हो जा रहा है। तो इसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये नहीं कि उसका केवल लागत है तो उत्पादन क्यों कर रहा है, केवल लागत के बराबर रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है तो उत्पादन क्यों करेगा। इस एवरेज कॉस्ट में उसका जो मिनिमम प्रॉफिट होता है उत्पादक का, मैं ये शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि मिनिमम प्रॉफिट जो होता है वो इस एवरेज कॉस्ट में शामिल होता है, वो जोड़ के पहले से चलता है अपने कॉस्ट में। तो इसलिए अपने मिनिमम प्रॉफिट को वो इसमें जोड़ा रहता है और इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट पे वो कार्य कर सकता है। चित्र इसमें कैसा बनेगा, चित्र इस तरह से बनेगा कि ई बिंदु पर ये मान लो ई बिंदु है, ये मान लो E1 बिंदु है, जहां पर E1 बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। E1 बिंदु पर उत्पादन कितना होगा, तो यहाँ से क्यू ओ क्यू पर आएंगे तो ओ क्यू उत्पादन होगा, उत्पादन की मात्रा ओ क्यू निर्धारित होगी। कीमत कितना निर्धारित होगा, तो यहाँ ई बिंदु से E1 बिंदु से ऊपर क्यों जाएंगे, एवरेज रेवेन्यू बिंदु पर एवरेज रेवेन्यू ये है, एवरेज रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू को ही डिमांड कर्व कहते हैं। ये एवरेज रेवेन्यू हो गया और कीमत निर्धारित होता है ओपी, प्राइस कितना हो गया, ओपी। अब एवरेज रेवेन्यू देखते हैं कहाँ पे है, एवरेज रेवेन्यू इसी ई बिंदु पर ही एवरेज रेवेन्यू टच करता हुआ जा रहा है, ये दिखा रहा है। तो एवरेज रेवेन्यू पर ही एवरेज कॉस्ट कर्व टच कर रहा है, उसी उत्पादन के स्तर पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है, यानी कि ई बिंदु पर एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के, जो कि बराबर है कीमत के, प्राइस के। यहाँ से हम रेखा खींचेंगे यहाँ, तो ये एवरेज रेवेन्यू को भी दिखाएगा, यही एवरेज कॉस्ट को भी दिखाएगा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट कर्व यहीं से होकर के जा रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये दिखाता है नॉर्मल प्रॉफिट को। क्योंकि ऐसी स्थिति में उत्पादक की जो लागत है, उत्पादन की जो लागत है वो उससे प्राप्त होने वाले आय के बराबर है। तो इसलिए इसमें न तो अब नॉर्मल प्रॉफिट की प्राप्ति हो रही है, न तो लॉस की स्थिति प्राप्त हो रही है उत्पादक को। उत्पादक नॉर्मल प्रॉफिट को प्राप्त करेगा इसमें, और ऐसी स्थिति में उत्पादन जारी रखेगा। कीमत निर्धारित होगा वहां पर जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। अब हम देखते हैं दीर्घकाल में किस प्रकार से संतुलन स्थापित होता है एक आधिकारिक फर्म का, या मूल्य निर्धारण कैसे होता है। दीर्घकाल में हम जानते हैं, जब हमने मार्केट पढ़ना शुरू किया था तभी से ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं कि दीर्घकाल में केवल वेरिएबल फैक्टर होते हैं। वेरिएबल फैक्टर, ये हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल फैक्टर होते हैं, और इसीलिए केवल वेरिएबल कॉस्ट ही पाया जाता है, ठीक है, या एवरेज कॉस्ट ही पाया जाता है, केवल टोटल कॉस्ट ही केवल पाया जाएगा, कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पाया जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर नहीं होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि दीर्घकाल की बात हो रही है। दीर्घकाल मतलब फर्म के पास इतना लंबा समय होता है कि वो सभी साधनों को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं, उत्पादन के सभी साधन वेरिएबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड फैक्टर इसमें नहीं पाया जाता है। जो लागतें होती हैं वो केवल एवरेज कॉस्ट होती हैं, और इसीलिए यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जैसी कोई लागत नहीं होती है। तो सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, और इसीलिए दीर्घकाल में दीर्घकालीन लागत वक्र, या LARC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को LRC से दिखाया गया है, दीर्घकालीन लागत वक्र कहा जाता है। तो इसको एक बार हम पढ़ लें तो ज़्यादा सही रहेगा।
दीर्घकाल में फर्म अपने प्लांट के आकार में वृद्धि ला सकती है, दिए हुए प्लांट को किसी स्तर तक प्रयोग में ला सकती है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो सके। दीर्घकाल में एक आधिकारिक फर्म उस प्लांट को चुनेगी जो मांग के एक स्तर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो। यह आवश्यक नहीं कि एकाधिकारी फर्म अनुकूलतम स्तर पर उत्पादन या दीर्घकालीन लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करे। न ही यह आवश्यक है कि एकाधिकारी फर्म वर्तमान प्लांट के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करे, पर इतना निश्चित है कि अल्पकाल में हानि पर कार्य करने वाली एकाधिकारी फर्म या तो प्लांट के समायोजन के बाद कुशलता लाने की कोशिश करेगी जिससे कि हानि की स्थिति समाप्त हो जाए, अन्यथा दीर्घकाल में बाजार छोड़कर चली जाएगी। एकाधिकारी फर्म दीर्घकाल में सामान्यतया असामान्य लाभ अर्जित करेगी। ये चीज पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं थी। पूर्ण प्रतियोगिता में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित कर रही थी दीर्घकाल में फर्म, लेकिन एकाधिकार में चूंकि एक ही है, मोनोपोली है, उसका डिक्टेटरशिप है, उसका अधिकार है, और उसे इस बात का पता है, घमंड है कि वो एक उस वस्तु को बनाने वाला और कोई है ही नहीं, उस वस्तु को बेचने वाला उसको केवल एकमात्र सेलर वही है, तो वो असामान्य लाभ कमाएगा। अर्थात असामान्य लाभ कमाने का मतलब प्राइस को हाई रख सकता है क्योंकि उसका कंपटीटर कोई नहीं है, प्रतियोगी कोई नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो न्यूनतम बिंदु पर कार्य करे। न्यूनतम बिंदु मतलब ये जो LRAC है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, उसका न्यूनतम बिंदु यहाँ है। चूंकि हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट जब भी लाभ की स्थिति उसे प्राप्त हो रही है, वो हमेशा न्यूनतम बिंदु से पहले ही उत्पादन को रोक देता है जिससे कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, क्योंकि जब उत्पादन को वो कम रखेगा तभी वो प्राइस को हाई रख पाएगा, इसलिए वो उत्पादन को कम रखता है जिससे कि वो प्राइस हाई रख करके और प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज कर सके। तो दीर्घकाल में दो तीन चीजें हमने अभी डिस्कस करी। एक तो ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो न्यूनतम बिंदु पर कार्य करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो अपने प्लांट के आकार में वृद्धि कर सकता है, कमी कर सकता है, क्योंकि वो अपने प्लांट को ही चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम बहुत होता है, दीर्घकाल में अत्यधिक समय होता है, वो अपने प्लांट को चेंज कर लेता है, बड़ी मशीनें ला सकता है और इफिशियंट मशीनें, टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकता है। तो ये सब चीजें अपने पूरे संसाधनों को, पूरे उत्पादन के साधनों को चेंज कर सकता है। तीसरा ये है कि अल्पकाल में हानि यदि उसे हो रहा है तो अपने प्लांट को इस तरह से चेंज करेगा कि वो लाभ की स्थिति में आ जाए। यदि वो लाभ की स्थिति में नहीं आएगा तो उत्पादन को बंद कर देगा और उत्पादन छोड़ देगा करना। तो एक ही स्थिति बनेगी दीर्घकाल में, वह स्थिति है असामान्य लाभ की। असामान्य लाभ की स्थिति में वो कार्य करेगा, उत्पादक असामान्य लाभ की स्थिति में कार्य करेगा दीर्घकाल में। प्लांट का आकार तथा वर्तमान प्लांट का किस स्तर तक प्रयोग हो सकेगा यह बाजार मांग के ऊपर निर्भर करेगा। LAC के न्यूनतम बिंदु LAC के गिरते हुए भाग या LAC के उठते हुए भाग में उत्पादन करेगी, यह बाजार के मांग आकार के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि LAC के गिरते हुए, जो हमने LAC वक्र खींचा था, उसके गिरते हुए भाग या न्यूनतम भाग या ऊपर उठते हुए भाग पर उत्पादन करेगा। यह निर्भर करता है कि बाजार में मांग का आकार क्या है। बाजार में मांग का, उसके मांग, वस्तु के मांग का आकार यदि बहुत अधिक होगा तो निश्चित रूप से वो उठते हुए भाग पर भी उत्पादन कर सकती है। रेखा चित्र से समझते हैं कैसे उसका एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो उत्पादन की शर्त वही रहेगी जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी। ई बिंदु पे बराबर हो रही है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व को कट कर रही है, जिससे कि यह शो हो रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, जहां संतुलन की शर्तें पूरी हो रही हैं और यहीं पे फर्म संतुलन की दशा में होगा। उत्पादन कितना होगा, तो यहाँ से हम एक नीचे रेखा लाएंगे और देख लेंगे कि उत्पादन हो रहा है OQ, उत्पादन संतुलित उत्पादन का स्तर है। कीमत क्या निर्धारित होगा, तो AR वक्र पर जाएंगे और यहां से हम देख लेंगे कीमत OP निर्धारित हो रहा है, ये प्राइस या AR कितना है, OP है। लागत कितना है, तो AC कर्व पे जाएंगे, ये AC कर्व हमें F बिंदु पे मिल जा रहा है, ये LAC मतलब लॉन्ग रन दीर्घकालीन एवरेज कॉस्ट, LAC मतलब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, तो F बिंदु पे मिल जाता है। यहां से हम देख लेंगे कि ये BO या OB के बराबर एवरेज कॉस्ट है, OB। निश्चित रूप से AR ज्यादा है AC से, यानी कि OP ज्यादा है OB से। कितना ज्यादा है, तो ये PB के बराबर ज्यादा है,
पी बी के बराबर प्रति इकाई प्रॉफिट होगा। कुल प्रॉफिट कितना होगा, तो पी बी गुणा उत्पादन की मात्रा ओ क्यू कर देंगे, तो ये पी बी एफ के कुल प्रॉफिट हो जाएगा एब नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ, टोटल एब नॉर्मल असामान्य लाभ, एब नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा उत्पादक को। तो दीर्घकाल में एकाधिकारी एक ऐसी बाजार की दशा है जिसमें दीर्घकाल में फर्म एब नॉर्मल प्रॉफिट लेगी। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दीर्घकाल में उत्पादक क्या करता है, उपभोक्ता का शोषण करता है, यानी कि हाई प्राइस प्राप्त करता है, और इसीलिए एकाधिकारी की स्थिति उपभोक्ता के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस स्थिति में उपभोक्ता का कंज्यूमर का क्या होता है, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है या शोषण होता है, क्योंकि प्राइस हाई रखी जाती है। और दीर्घकाल में, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में नॉर्मल प्रॉफिट पाया जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट पर फर्में काम करती हैं, जबकि एकाधिकार में एब नॉर्मल असामान्य लाभ में एब नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करती है एकाधिकार में। तो जाहिर सी बात है अधिक कीमत वसूलती है कंज्यूमर से एकाधिकारी फर्में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।